हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर स्टडी एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा वीडियो है वह NCERT बुक से लिया गया 6 चैप्टर है, राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। इससे पहले हम लोगों ने हिस्ट्री का चैप्टर 5 तक कंप्लीट कर लिया है। अगर आप लोग उसे देखना चाहते हैं और अगर आप लोग को काफ़ी कठिनाई हो रही है मेरा वीडियो ढूंढने में, तो मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, वहाँ से आप उसे डायरेक्ट देख सकते हैं। और हाँ, अगर आप लोगों को लगे कि मेरा वीडियो आप सबों के लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 6, राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। इसका फर्स्ट टॉपिक है कुछ लोग शासक कैसे बने। इससे पहले हम लोग जो चैप्टर 5 था उसमें हम लोगों ने देखा था कि उस समय राजा तो थे, लेकिन राजा के पास न तो राजधानियां थी और न ही वो महलों में रहते थे, न ही राजा के पास सेना थी और न ही ये कर वसूलते थे। लेकिन धीरे धीरे ये जो राजा लोग थे वो लोग शासक बनना शुरू कर दिए। और वो शासक कैसे बने? वो शासक बनने के लिए अश्वमेध यज्ञ करते थे। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है कि कुछ लोग शासक कैसे बने। तो लगभग 70 वर्षों से हम अपने शासकों का चुनाव मतदान के जरिए करते आ रहे हैं। तो ये आप लोग भी जान रहे होंगे कि जब हमारा भारत गणतंत्र हुआ यानी कि 1950, इसीलिए आपके बुक में 50 वर्षों से दिया हुआ था, लेकिन मैंने यहाँ पे 70 वर्षों से दे दिया है। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा। तो उस समय से यानी कि जब हमारा भारत गणतंत्र हुआ उस समय से हम लोग शासकों का चुनाव जो है किसके जरिए कर रहे हैं? तो मतदान के जरिए करते आ रहे हैं। नेक्स्ट है आरंभिक समय कुछ राजा जन यानी लोगों के द्वारा चुने जाते थे। लेकिन जो आरंभिक समय में जो राजा थे वो किसके द्वारा चुने जाते थे? जन, यानी कि जन का मतलब हो गया लोगों के द्वारा राजा चुने जाते थे। नेक्स्ट है यज्ञों को आयोजित कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित होने की प्रक्रिया करीब 3000 साल पहले प्रारंभ हुई। लेकिन लगभग 3000 साल पहले यज्ञों को आयोजित करके राजा के रूप में प्रतिष्ठित होने की प्रक्रिया स्टार्ट हो गई। तो वो लोग यज्ञ करके अपने आप को राजा बनाते थे। तो वो कौन सा यज्ञ करते थे? तो अश्वमेध यज्ञ वो लोग करते थे। तो इसका जो सेकेंड जो टॉपिक है वो है अश्वमेध यज्ञ। तो इसमें एक घोड़े को राजा के लोगों की देखरेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। जब आप लोग इस समय अभी लॉकडाउन में रामायण चला था तो उस रामायण में आप लोग देखे होंगे कि किस तरह श्री रामचंद्र जी भी अश्वमेध यज्ञ के द्वारा वो घोड़े को वन में विचरण के लिए छोड़े थे। तो ठीक उसी प्रकार राजा जो था उस समय अश्वमेध यज्ञ के द्वारा घोड़े को स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। नेक्स्ट है इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो उसे वहां अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी। तो ये जो भी पॉइंट्स है सभी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है और सभी पॉइंट्स सीटेट के लिए काफी महत्वपूर्ण है, तो आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा। नेक्स्ट है अगर उन्होंने घोड़े को जाने दिया तो इसका मतलब यह होता था कि अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा उससे ज्यादा शक्तिशाली था। तो अगर जो भी राज्य से वो घोड़ा गुजरता था और अगर उस राज्य के राजा उस घोड़े को जाने देता था तो जो अश्वमेध यज्ञ करता थे यानी कि जो अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे वो राजा जो राज्य से गुजरा है उन राजा से काफी शक्तिशाली समझा जाता था। नेक्स्ट है इसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था ताकि यज्ञ में आमंत्रित राजा उसके लिए उपहार भी लाते थे। घोड़ा जिस राज्य से गुजरता था अगर उस राज्य के राजा युद्ध नहीं करते थे तो उन राजाओं को बाद में आमंत्रित करके बुलाया जाता था तथा यज्ञ में वो आमंत्रित राजा जो अश्वमेध यज्ञ करता राजा थे उनके लिए उपहार भी वो लाते थे। नेक्स्ट है यह यज्ञ विशिष्ट पुरोहितों द्वारा संपन्न किया जाता था। ये जो यज्ञ था वो विशिष्ट पुरोहित द्वारा संपन्न किया जाता था। नेक्स्ट है इसके लिए उन्हें उपहारों से सम्मानित किया जाता था। जो पुरोहित थे वो यज्ञ को संपन्न करते थे उसके लिए उन्हें विशेष उपहारों से सम्मानित किया जाता था। इसके बाद में नेक्स्ट है अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था, यानी कि जो राजा अश्वमेध यज्ञ करता था तो उस राजा को काफी शक्तिशाली माना जाता था।
नेक्स्ट है, इन सभी आयोजनों में राजा का मुख्य स्थान होता था। उससे राज सिंहासन या बाघ की खाल में एक विशेष आसन पर बिछाया जाता था। तो जो ये सभी जो यज्ञ होता था उसमें सबसे मुख्य स्थान किसका होता था? तो राजा का होता था, और राजा को राज सिंहासन या बाघ की खाल पर एक विशेष स्थान पर बिठाया जाता था। तो यहाँ प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि अश्वमेध यज्ञ के द्वारा राजा को किस पर बिठाया जाता है? तो यहाँ पे आपका ध्यान दीजिएगा, राज सिंहासन या बाघ की खाल पर राजा को बिठाया जाता था। नेक्स्ट है, युद्ध में राजा का सारथी ही उसका सहचर होता था। यज्ञ के अवसर पर वह राजा की विजयों तथा अन्य गुणों का गान करता था। तो युद्ध क्षेत्र में जो राजा का सारथी था वही उसका सहचर होता था, और यज्ञ के अवसर पर वह राजा की विजयों तथा अन्य गुणों का गान करता था, दूसरे लोगों से वो गान करता था। तो ये जो अश्वमेध यज्ञ के जो कुछ यहाँ पे पॉइंट्स में लिख दे, उस सभी पॉइंट्स को आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। अगर आप लोग सीटेट का एग्जाम दिए होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि सीटेट में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट एक नोट है, राजा के ऊपर पुरोहित पवित्र जल के छिड़काव के साथ साथ अन्य कई अनुष्ठान करता था। तो राजा को एक तो बाघ की खाल पे बिठाया जाता था, और उसके बाद में राजा के ऊपर पुरोहित पवित्र जल का छिड़काव के साथ साथ कई अनुष्ठान भी करते थे। तो यहाँ प्रश्न पूछा जा सकता है कि राजा के ऊपर पुरोहित किस चीज का छिड़काव करते थे? तो पवित्र जल का, और यहाँ पे कई और ऑप्शन में दिए जा सकते हैं। नेक्स्ट एक नोट है, विष अथवा वैश्य जैसे सामान्य लोग को पुरोहित शूद्र मानते थे, ये लोग भी राजा के लिए उपहार लाते थे। तो जो विष अथवा वैश्य, हम लोगों ने पिछले चैप्टर में भी विष और वैश्य के बारे में पढ़ा था। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को देखकर समझ सकते हैं, और वैसे इस वीडियो में भी विष और वैश्य के बारे में थोड़ा पढ़ना है। तो विष अथवा वैश्य जैसे सामान्य लोगों को पुरोहित शूद्र मानते थे, ये लोग भी राजा के लिए उपहार लाते थे। तो विष और वैश्य जो था वो पुरोहित लोग उसको शूद्र मानते थे, और ये लोग भी राजा के लिए उपहार लाते थे। नेक्स्ट एक नोट है, शूद्रों को अनुष्ठान में शामिल नहीं किया जाता था। तो यहाँ पे आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए दिया जा सकता है कि शूद्रों को अनुष्ठान में शामिल किया जाता था। तो बस आप लोग को ध्यान में रखना है कि शूद्रों को जो ये अनुष्ठान करते थे, कोई भी यज्ञ करते थे, उस यज्ञ में शूद्रों को शामिल नहीं किया जाता था। नेक्स्ट है, राजा के सगी संबंधी खासकर उनकी रानियों को तथा पुत्रों को भी कई छोटे छोटे अनुष्ठान करने होते थे। अन्य सारे आमंत्रित राजाओं का काम सिर्फ बैठकर यज्ञ की पूरी प्रक्रिया को देखना होता था। तो यहाँ प्रश्न पूछा जा सकता है कि की रानियों तथा पुत्रों को क्या काम होता था, तथा जो आमंत्रित राजाओं थे उनका क्या काम होता था। तो रानियों और पुत्रों को कई छोटे छोटे अनुष्ठान करने होते थे, तथा जो अन्य सारे आमंत्रित राजा थे उनका काम सिर्फ बैठकर यज्ञ की पूरी प्रक्रिया को देखना होता था। इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट चलते हैं उत्तर वैदिक ग्रंथ, यानी कि उत्तर वैदिक काल। हम लोगों ने इससे पहले ऋग्वेद के बारे में पढ़ा था, ऋग वैदिक काल के बारे में पढ़ा था चैप्टर 5 में, और इस चैप्टर 6 में उत्तर वैदिक काल के बारे में पढ़ना है। तो फर्स्ट पॉइंट है, ऋग्वेद के बाद रचे गए ग्रंथ को उत्तर वैदिक ग्रंथ कहते हैं। तो हम लोगों ने ऋग्वेद के बारे में देख लिया। अब जो ऋग्वेद के बाद जो भी ग्रंथ रचे गए उन सभी ग्रंथों को उत्तर वैदिक ग्रंथ कहा जाता है। इसके अंतर्गत सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद तथा अन्य ग्रंथ शामिल है। हम लोगों ने देखा था कि वेद 4 प्रकार के होते हैं। पहला ऋग्वेद जो काफी प्राचीन है और पुराना है। सेकेंड में था सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। लेकिन ऋग्वेद के बाद जो सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद तथा अन्य ग्रंथ जो है वो सभी जो है उत्तर वैदिक ग्रंथ के अंतर्गत आते हैं। तो ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि उत्तर वैदिक ग्रंथ के अंतर्गत कौन से वेद आते हैं? तो सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। नेक्स्ट है, पुरोहितों द्वारा रचित इन ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान और उनके संपादन की विधियां बताई गई है। इसमें सामाजिक नियमों के बारे में भी बताया गया है। तो यहाँ पे आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि पुरोहितों द्वारा रचित इन ग्रंथों में
किस चीज की विधियां बताई गई है? तो पुरोहितों द्वारा जो रचित ग्रंथ है, इस ग्रंथ में विभिन्न प्रकार की अनुष्ठान और उनके संपादन की विधियां बताई गई है और इसमें सामाजिक नियमों के बारे में भी बताया गया है कि समाज में किस प्रकार के नियम थे उस समय। उत्तर वैदिक ग्रंथ में समाज में किस प्रकार के नियम थे, ये सभी चीजें पुरोहित इस ग्रंथ में रचे हैं। नेक्स्ट है, उत्तर वैदिक के काल में समाज कई समूहों में बटे थे, जिनमें पुरोहित, योद्धा, कृषक, पशुपालक, व्यापारी, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले तथा जंगल में रहने वाले लोग शामिल थे। उत्तर वैदिक काल में समाज कई समूहों में बट गए थे और वो कौन कौन सा समूह था? तो पुरोहित, योद्धा, कृषक, पशुपालक, व्यापारी, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले तथा जंगल में रहने वाले। लेकिन ऋग वैदिक काल में सिर्फ 2 समूहों की चर्चा की गई है, सिर्फ 2 ही समूह था। एक ब्राह्मण था यानी कि पुरोहित थे, जिनका काम सिर्फ यज्ञ करना होता था, अनुष्ठान करना होता था, और दूसरे राजा थे। और उस समय राजा जो थे उनकी राजधानियां नहीं थी और वो महलों में नहीं रहते थे, उनके पास सेना भी नहीं थी और ये कर भी नहीं वसूलते थे। और राजा के मरने के बाद उनका बेटा अपने आप ही शासक नहीं बनता था, क्योंकि उस समय जो था काम के आधार पर वर्गीकरण किया जाता था, यानी कि ऋग्वेद में जो था काम के आधार पर वर्गीकरण किया जाता था। लेकिन अभी उत्तर वैदिक काल में जो हम लोग आ गए, ये जन्म के आधार पर वर्गीकरण किया गया, यानी कि इसमें जो था राजा का जो बेटा राजा ही बनता था। लेकिन ऋग वैदिक काल में जो था वो राजा का बेटा अगर कर्म अच्छा नहीं करेगा तो वो किसान भी बन सकता था। बस इस चीज को आप लोग ध्यान दीजिएगा कि ऋग वैदिक काल में कर्म के आधार पे समूहों में बांटा गया था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में जन्म के आधार पर बांटा गया है। नेक्स्ट है, कुछ पुरोहित तथा योद्धा वैभवशाली थे, वहीं कुछ कृषक और व्यापारी धनवान थे तथा पशुपालक, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले, शिकारी तथा भोजन संग्राहक निर्धन थे। तो यहाँ आपसे पूछा जा सकता है कि उत्तर वैदिक काल में कौन वैभवशाली थे? तो यहाँ देखिए आप लोग, पुरोहित और योद्धा ये दोनों वैभवशाली थे। यहाँ पे आप लोग पुरोहित और योद्धा की जगह पर आप लोगों को कृषक और व्यापारी भी दिया जा सकता है, या ये भी पूछा जा सकता है कि उत्तर वैदिक काल में कौन लोग धनवान थे? तो कृषक और व्यापारी। और नेक्स्ट भी पूछा जा सकता है कि उत्तर वैदिक काल में कौन लोग निर्धन थे? तो कौन लोग निर्धन थे? पशुपालक, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले, शिकारी तथा भोजन संग्राहक, ये सभी निर्धन थे। ठीक है, बस ध्यान दीजिएगा कि पुरोहित और योद्धा वैभवशाली थे, कृषक और व्यापारी दोनों धनवान थे तथा पशुपालक, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले, शिकारी तथा भोजन संग्राहक ये सभी उत्तर वैदिक काल में निर्धन माना जाता था, यानी कि ये सभी निर्धन थे। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है वर्ण। तो वर्ण क्या होता है? पुरोहितों ने लोगों को यानी कि समाज को 4 वर्गों में विभाजित किया था, जिन्हें वर्ण कहते हैं। उत्तर वैदिक काल में पुरोहित जो थे लोगों को 4 वर्गों में विभाजित किए थे। हम लोगों ने देखा था कि ऋग वैदिक काल में 2 समूहों में बटा था, लेकिन यहाँ पे समाज को 4 वर्गों में बांट दिया गया। तो ये कौन कौन वर्ण थे? तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है ब्राह्मण कौन थे? तो इनका काम वेदों का अध्ययन, अध्यापन और यज्ञ करना था, जिनके लिए इन्हें उपहार मिलता था। तो ब्राह्मण का काम था वेदों का अध्ययन, अध्यापन करना, यज्ञ करना, और यही इसी सब काम के लिए उन्हें उपहार दिया जाता था। अभी भी हम लोगों के समाज में ऐसा होता है कि ब्राह्मण जो थे वो पूजा पाठ करते हैं और उनके बदले उन्हें उपहार दिया जाता है। नेक्स्ट है क्षत्रिय। तो दूसरा स्थान शासकों का था, जिन्हें क्षत्रिय कहा जाता था। इनका काम युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना था। तो ध्यान दीजिएगा कि जो दूसरा स्थान किस चीज का था? क्षत्रिय का था। ये पूछा जा सकता है कि उत्तर वैदिक काल में वर्णों में दूसरा स्थान किसका था? तो क्षत्रिय का था, और यही क्षत्रिय का काम था युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना। नेक्स्ट है वैश्य। तो तीसरे स्थान पे विश्व या वैश्य थे, इनमें कृषक, पशुपालक और व्यापारी आते हैं। तो वैश्य में कौन से लोग आते हैं? तो
कृषक, पशुपालक और व्यापारी, ये तीनों लोग जो है वैश्य के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट एक नोट है, क्षत्रिय और वैश्य दोनों को ही यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था। इसमें यज्ञ कौन कौन करता था? तो क्षत्रिय और वैश्य दोनों ही यज्ञ करते थे। तो क्षत्रिय में आ जाते थे शासक और वैश्य में कृषक, पशुपालक और व्यापारी, ये इन सभी को यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था। नेक्स्ट जो चौथा वर्ण है वो है शूद्र का। तो वर्णों में अंतिम स्थान शूद्रों का था। इनका काम अन्य तीनों वर्णों की सेवा करना था, इन्हें कोई अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं था। तो सबसे जो नीचा है वो शूद्र को रखा गया है। ब्राह्मण जो है समाज को 4 वर्गों में बांटे और उनमें सबसे नीचे शूद्र को रखे, और ये शूद्रों का काम था, जो तीनों वर्ण थे ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ये तीनों वर्णों का सेवा करना था, और जो शूद्र था उन्हें कोई अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं था। उसके बाद में नेक्स्ट एक नोट है, प्रायः औरतों को शूद्रों के समान माना गया। महिलाओं और शूद्रों को वेदों के अध्ययन का अधिकार नहीं था। तो यहाँ प्रश्न पूछा जा सकता है कि उत्तर वैदिक काल में किसको वेदों का अध्ययन करने का अधिकार नहीं था? तो महिलाओं और शूद्रों को वेदों का अध्ययन करने का अधिकार नहीं था, और औरतों को शूद्रों के समान उत्तर वैदिक काल में माना गया। नेक्स्ट एक नोट है, पुरोहित के अनुसार सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था। तो मैं आपको ये बात पहले ही बता चुकी हूँ, और मैंने ये बात पिछले लेसन में भी बताई थी कि जो पुरोहित थे उनके अनुसार सभी वर्णों का निर्धारण जो था जन्म के आधार पर होने लगा उत्तर वैदिक काल में। यानी कि जो राजा थे उनके बेटे राजा बनने लगे, जो किसान था उनका बेटा किसान बनने लगा, ये जो था वंशानुक्रम चलने लगा। नेक्स्ट है, बाद में शिल्पकार, शिकारी तथा भोजन संग्राहक को अछूत माना गया। साथ ही जो शवों को दफनाने या जलाने का काम करते थे, इन लोगों से संपर्क अपवित्र माना जाता है। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि किन लोगों को अछूत माना गया उत्तर वैदिक काल में? तो शिल्पकार, शिकारी तथा भोजन संग्राहक को उत्तर वैदिक काल में अछूत माना गया। और किसको अपवित्र माना गया? तो शवों को दफनाने या जलाने का जो काम करते थे उनको अपवित्र माना गया। नेक्स्ट एक टॉपिक है चित्रित धूसर पात्र। तो ये पात्र बहुत ही पतली सतह के सुंदर और चिकने होते थे, जो कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के होते हैं। इन बर्तनों पर चित्रकारी की गई है जो सरल रेखाओं तथा ज्यामितीय आकृतियों के रूप में है। पुरातत्वविद जो थे पुरास्थलों की खुदाई की, और उस खुदाई के दौरान इस समय उन्हें चित्रित धूसर पात्र मिला, और ये जो पात्र था बहुत ही पतली और सुंदर और चिकने होते थे, और इनका जो रंग होता था वो धूसर और कुछ लाल रंग का होता था, और जो बर्तन था उस पे चित्रकारी की गई है, और ये चित्रकारी जो थी सरल रेखा और ज्यामितीय आकृतियों के रूप में की गई है। नेक्स्ट है, इन बर्तनों का प्रयोग खास मौकों पर महत्वपूर्ण लोगों को भोजन परोसने के लिए किया जाता था। तो ये जो बर्तन था उनका प्रयोग खास मौकों पर जो महत्वपूर्ण लोग थे उनके लिए भोजन परोसने के लिए किया जाता था। तो अब जो राजा यज्ञ करते थे वो अब एक लोग के राजा नहीं रहते थे, नहीं हो गए, अब वो पूरे जनपद के राजा माने जाने लगे। तो इसका जो टॉपिक है वो है जनपद। तो जनपद क्या होता है? तो जनपद का शाब्दिक अर्थ होता है जन के बसने की जगह। तो लोगों के बसने की जगह को जनपद कहा जाता है। नेक्स्ट है, महायज्ञों को करने वाले राजा अब जन के राजा न होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे। तो जो राजा महायज्ञ करते थे वे राजा सिर्फ अब जन के राजा नहीं रह गए, वे पूरे जनपद के राजा बन गए। खुदाई की गई जनपद की प्रमुख बस्तियां हैं। जब जनपदों की बस्तियों की खुदाई की गई, उन खुदाई के दौरान दिल्ली में पुराना किला मिला। मेरठ, यानी मेरठ कहाँ पे है? तो यूपी में है। तो मेरठ के पास हस्तिनापुर, और एटा ये भी यूपी में है, तो एटा के पास अतरंजी खेरा। ये नाम ध्यान में रखिएगा। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि जनपदों की जो बस्तियां खुदाई की गई उनमें से कौन है? तो ये तीनों का नाम दिया जा सकता है, और एक आपको
गलत नाम दिया जा सकता है, या फिर इन्हीं में से कोई एक आपका नाम दिया जाएगा और 3 अलग से आपको नाम दिया जा सकता है। तो बस ध्यान में रखना है कि जब ये जनपदों की बस्तियों की खुदाई हुई उसमें दिल्ली में पुराना किला, मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अतरंजी खेरा में। नेक्स्ट है, खुदाई से पता चलता है कि लोग झोपड़ियों में रहते थे और मवेशियों तथा अन्य जानवरों को पालते थे। जो खुदाई के द्वारा ही पता चला कि जो जनपद के लोग थे वो कहाँ रहते थे, तो वो झोपड़ियों में रहते थे और वो लोग क्या करते थे, तो मवेशियों तथा अन्य जानवरों को पालते थे। नेक्स्ट है, वे लोग चावल, गेहूं, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल तथा सरसों जैसी फसल उगाते थे। तो जनपद के लोग क्या क्या उगाते थे, तो चावल, गेहूं, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल और सरसों, ये सभी फसलें जो थी जनपद में, यानी कि आज से लगभग 3000 साल पहले चावल, गेहूं, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल, सरसों, ये सभी फसलें जो थे जनपद में उपजाए जाने लगे। नेक्स्ट है महाजनपद। तो महाजनपद क्या होता है, तो करीब 2500 साल कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए जिन्हें महाजनपद कहा जाने लगा, यानी कि 2500 साल पहले जो जनपद थे वो ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए और उन्हीं जनपद को महाजनपद कहा जाने लगा। कि अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी। नेक्स्ट है, कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी, अर्थात इनके चारों ओर लकड़ी, ईंट या पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई गई थी। तो जो महाजनपद थे, तो महाजनपदों की कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी और इनके चारों ओर लकड़ी, ईंट तथा पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई गई थी। नेक्स्ट है, कई राजधानियों में राजाओं के आक्रमण के डर से अपनी सुरक्षा के लिए किलों का निर्माण किया जाता था। जो कई राजधानियां थी उनमें राजा के आक्रमण के डर से अपनी सुरक्षा के लिए जो महाजनपद के राजा थे वे किलों का निर्माण करते थे ताकि दूसरे महाजनपद के राजा उन पे आक्रमण न करे। उसके बाद में नेक्स्ट है, कुछ राजा अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल, ऊंची और प्रभावशाली दीवार खड़ी कर अपनी समृद्धि और शक्ति का प्रदर्शन भी करते थे। तो कुछ राजा जो थे अपनी राजधानियों के चारों ओर विशाल, ऊंची तथा प्रभावशाली दीवार खड़ी करते थे और ये खड़ी करके अपनी समृद्धि और शक्ति का प्रदर्शन भी करते थे। नेक्स्ट है, अब राजा सेना रखने लगे थे। सिपाहियों को नियमित वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था। तो जो महाजनपद था उसमें राजा लोग सेना रखने लगे थे और सिपाहियों को नियमित वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था। नेक्स्ट एक नोट है, कौशाम्बी किले की दीवार उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पास मिली ईंट की दीवार का अवशेष है। तो कौशाम्बी किले की दीवार कहाँ मिली है, तो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पास। और इसमें किस चीज की दीवार मिली है, तो ईंट की दीवार मिली है और इसे ही कौशाम्बी किले की दीवार कहा जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कौशाम्बी किले की दीवार में किस चीज के अवशेष मिले हैं, तो ईंट की दीवार के अवशेष मिले हैं कौशाम्बी किले की दीवार में। नेक्स्ट है कर। तो महाजनपदों के राजा लोगों द्वारा समय समय पर लाए गए उपहारों पर निर्भर न रहकर अब नियमित रूप से कर वसूलने लगे। वे कर है, यानी कि जो महाजनपद के राजा थे और उनके लिए, जो महाजनपद के राजा के लिए जो लोग समय समय पर उपहार लाते थे उन उपहारों पर वो राजा अब निर्भर नहीं रहते थे। अब उनको नियमित रूप से उन लोगों के द्वारा वो टैक्स वसूलते थे, यानी कि महाजनपद के समय से टैक्स की प्रक्रिया शुरू हो गई। वे लोग गरीब लोगों से, किसान लोगों से टैक्स वसूलना स्टार्ट कर दिए। नेक्स्ट है, फसलों पर लगाए गए कर सबसे महत्वपूर्ण थे क्योंकि अधिकांश लोग कृषक ही थे। तो वो लोग फसलों, राजा लोग जो थे फसलों पर भी टैक्स लगा दिए। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था फसलों पर जो टैक्स लगा था, क्योंकि ज्यादातर लोग किसान ही थे, इसीलिए उनसे, कृषक लोग से उन्हें ज्यादा टैक्स मिलता था। नेक्स्ट है, प्रायः उपज का 1/6वां हिस्सा कर के रूप में निर्धारित किया जाता था जिसे भाग कहा जाता था। तो वो जो उनकी उपज थी उनका 1/6
एक छठवां हिस्सा जो था कर के रूप में उन्हें निर्धारित किया जाता था। यही 1/6 हिस्सा को भाग कहा जाता था। उसके बाद में नेक्स्ट है, कारीगरों के ऊपर भी कर लगाए जाते थे जो प्रायः श्रम के रूप में चुकाए जाते थे। तो राजा लोग जो थे कारीगर के ऊपर भी कर लगाते थे और वो कैसे वसूल करते थे, तो उन कारीगरों से मजदूरी करवा के वो टैक्स के रूप में उसे वसूल कर लेते थे। नेक्स्ट है, पशुपालकों को जानवरों या उनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था। तो जो पशुपालक थे, जो लोग पशु पालते थे, वो जानवरों या जानवरों से जो भी चीज उत्पन्न होती थी उसके रूप में वो लोग टैक्स देते थे। नेक्स्ट है, व्यापारियों को सामान खरीदने बेचने पर भी कर देना पड़ता था। तो जो लोग व्यापारी थे वो लोग सामान खरीदते थे या बेचते थे, वो दोनों पर उनको टैक्स देना पड़ता था। नेक्स्ट है, आखेटकों तथा संग्राहकों को जंगल से प्राप्त वस्तुएं देनी होती थी। तो जो लोग आखेटक थे तथा जो लोग भोजन संग्रहण करते थे उनको भी जंगल से प्राप्त वस्तुएं देनी पड़ती थी। किसको? तो वो महाजनपद के राजा को। अब हम लोगों ने देखा कि राजा लोग जो थे वो टैक्स भी वसूलना शुरू कर दिए, वो सेनाएं भी रखना शुरू कर दिए। नेक्स्ट टॉपिक है कृषि में परिवर्तन। उत्तर वैदिक काल के बाद कृषि में क्या क्या परिवर्तन हुए तथा महाजनपद के बाद महाजनपद के समय कृषि में क्या क्या परिवर्तन हुए उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो फर्स्ट जो पॉइंट है वो है, इस युग में कृषि के क्षेत्र में 2 बड़े परिवर्तन आए। तो महाजनपद के समय कृषि के क्षेत्र में कौन से 2 नए परिवर्तन आए, तो उनको हम लोग देखते हैं। तो हल के फाल अब लोहे के बनने लगे। जो हल के फाल थे वो अब लोहे के बनना स्टार्ट हो गया। पहले जो था लकड़ी के फल थे और लकड़ी के फल की तुलना में अब जो लोहे का फल था वो आसानी से जोता जा सकता था, क्योंकि जो भी कठोर जमीन थी उसको लोहे के जो फल थे वो अच्छे से उसको कुरेद देते थे और जिससे फसलों की उपज बढ़ जाती थी। और दूसरा क्या था, तो दूसरा था लोगों ने धान के पौधों का रोपण शुरू किया, अर्थात खेतों में बीज छिड़क कर धान उपजाने के बजाय धान का पौधा तैयार कर उनका रोपण शुरू किया जाने लगा। तो यहाँ देखिएगा कि महाजनपद के समय से ही तकरीबन 2500 साल पहले से ही ये सभी चीज होता आया है और अभी भी यही प्रक्रिया होती है। और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग भी क्या करते, धान का पौधा तैयार करते हैं और तब उनका रोपण स्टार्ट करते हैं। तो बस ध्यान दीजिएगा कि इस युग में कृषि में 2 परिवर्तन हुए। पहला था कि हल के फल लोहे के बनना स्टार्ट हो गए, जिससे फसलों की उपज बढ़ गई और जो लोग थे वो धान का पौधा तैयार कर उनका रोपण शुरू कर दिए। नेक्स्ट एक नोट है, कृषि का काम ज्यादातर दास दासी तथा भूमिहीन खेतीहर मजदूर करते थे। यानी कि जो कृषि का काम था वो कौन करते थे, तो दास दासी तथा भूमिहीन खेतीहर मजदूर काम करते थे और इन्हीं भूमिहीन खेतीहर मजदूर को कमकार कहा जाता था। तो आपसे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि कमकार किसे कहा जाता था, तो भूमिहीन खेतीहर मजदूर को कमकार कहा जाता था। नेक्स्ट है सूक्ष्म निरीक्षण। तो सूक्ष्म निरीक्षण किसका किसका किया गया था, तो मगध का और बज्जी का, ये दोनों का सूक्ष्म निरीक्षण किया गया था। तो इसका फर्स्ट जो है मगध। अब हम लोग मगध के बारे में देखते हैं। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है, लगभग 200 सालों के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। तो मगध जो था जनपद वो कितने सालों के भीतर सबसे महत्वपूर्ण बन, तो लगभग 200 सालों के भीतर मगध जो था सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। जितने भी जनपद थे उनमें सबसे महत्वपूर्ण जो था वो मगध था। और हम लोगों ने पिछले चैप्टर यानी कि चैप्टर 1 में हम लोगों ने देखा था कि गंगा के दक्षिण में स्थित भूमि प्रदेश को मगध कहा जाता था। सेकेंड पॉइंट है, गंगा और सोन जैसी नदियां मगध से होकर बहती थी, जिसके कारण यातायात, जल वितरण और जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। तो गंगा और सोन नदी मगध से होकर बहती थी। तो यहाँ प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन सी नदी मगध से होकर बहती थी, तो गंगा और सोन ये दोनों नदी जो थी मगध से होकर बहती थी और इन्हीं 2 नदियों के कारण यातायात और जल वितरण और जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए काफी महत्वपूर्ण थी, क्योंकि यहाँ पे पानी की कमी नहीं होती थी, जिसके कारण पानी जमीन उपजाऊ भी हो जाती थी। उसके बाद में नेक्स्ट है
मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। इन जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर और उन्हें प्रशिक्षित कर सेना के काम में लगाया जाता था। तो मगध से संबंधित जो भी पॉइंट्स है, सभी पॉइंट्स को भी आप लोग अच्छे से देखिएगा और ध्यान से आप लोग समझिएगा कि मगध का जो एक हिस्सा था वो जंगल से भरा हुआ था और इन्हीं जंगल में जो भी हाथी रहते थे उन हाथियों को पकड़कर उनको प्रशिक्षित किया जाता था और सेना के काम में उन हाथियों को लगाया जाता था। नेक्स्ट है, जंगलों से घर, गाड़ियां तथा रथ बनाने के लिए लकड़ी मिलती थी तथा इस क्षेत्र में लौह अयस्क की खदानें हैं, मजबूत औजार और हथियार बनाने के लिए बहुत उपयोगी थे। तो जंगल से क्या क्या बनाने के लिए लकड़ियां मिल जाती है? तो घर, गाड़ी और रथ, ये तीनों बनाने के लिए जंगल से लकड़ियां मिल जाती थी मगध में। और इसी क्षेत्र में, इसी जंगल के क्षेत्र में लौह अयस्क का खदान भी था। मजबूत औजार और हथियार बनाने के लिए काफी उपयोगी थे। नेक्स्ट है, मगध में दो बहुत ही शक्तिशाली शासक बिंबिसार तथा अजातशत्रु को अजातशत्रु भी कहा जाता है। तो अजातशत्रु हुए जो दूसरे जनपद को जीतने के लिए हर संभव साधन अपनाते थे। जो बिंबिसार और जो अजातशत्रु थे, ये दोनों जो थे दूसरे जनपद को जीतने के लिए हर संभव साधन अपनाते थे। तो मगध का एक और महत्वपूर्ण शासक महापद्म नंद थे जो अपने नियंत्रण का क्षेत्र इस उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग तक फैला दिया था। तो एक तो आप लोगों ने देखा बिंबिसार, दूसरा आप लोगों ने अजातशत्रु और तीसरा आप लोगों ने देखा कि महापद्म नंद थे। जो ये क्या किए थे? तो ये अपने जो नियंत्रण का क्षेत्र था इस उपमहाद्वीप यानी कि हमारे भारत के बारे में कह रहा है, तो हमारे भारत के उत्तर पश्चिम भाग तक फैला दिया था। आप लोग देख रहे होंगे कि ये हमारा उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूरब है और ये पश्चिम है। तो इधर और ये जो उत्तर और पश्चिम के साइड में इन्होंने अपना विस्तार काफी फैला दिया था। मगध तो यहाँ था ही और मगध के साथ साथ इन्होंने काफी उत्तर पश्चिम तक भी महापद्म नंद ने अपना विस्तार फैला दिया था। नेक्स्ट है, बिहार में पहले राजगीर अभी जो हम लोग आधुनिक में अभी से राजगीर के नाम से जानते हैं तथा बाद में पाटलिपुत्र जो आज का पटना है को मगध की राजधानी बनाया गया। तो बिहार में सबसे पहले मगध की राजधानी राजगीर को बनाया गया जो काफी सालों तक रहा। तो फिर बाद में मगध की राजधानी पाटलिपुत्र को बना दिया गया। नेक्स्ट अब टॉपिक है सिकंदर। अब हम लोग सिकंदर के बारे में देखते हैं। इसका फर्स्ट पॉइंट है, लगभग 2300 साल पहले सिकंदर मैसिडोनिया का राजा था जो विश्व विजेता बनना चाहता था। तो यहाँ प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि सिकंदर कहाँ का राजा था? तो वो मैसिडोनिया का राजा था। और सिकंदर क्या बनना चाहता था? तो ऑप्शन में कुछ भी दिया जा सकता है। तो ऑप्शन में अगर विश्व विजेता रहेगा तो आप लोग उसको सही कीजिएगा क्योंकि वो विश्व विजेता बनना चाहता था। नेक्स्ट है, यह मिस्र और पश्चिम एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप के ब्यास नदी के किनारे पहुंचा। तो जो सिकंदर था वो किसको जीता? तो मिस्र जो अफ्रीका महादेश में है और पश्चिम एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ जो भारत का उपमहाद्वीप है उसके ब्यास नदी के किनारे वो पहुंचा। जब उसने मगध की ओर कूच करना चाहा तो उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया क्योंकि वे इस बात से भयभीत थे कि भारत के शासकों के पास पैदल रथ और हाथियां की बहुत बड़ी सेना थी। तो सिकंदर की सेना ने कौन सी नदी को पार करने से इनकार कर दिया? तो ब्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया क्योंकि जब वो ब्यास नदी के किनारे पहुंचा तो उस नदी को पार करना था। लेकिन सिकंदर की सेना को ये भय हो गया था कि जो भारत के शासक थे उसके पास पैदल सेना भी है, रथ वाली सेना भी और हाथियों की सेना भी बहुत बड़ी संख्या में है, इसलिए वो ब्यास नदी को पार करने से इनकार कर गए। टॉपिक है वो है बज्जी। हम लोगों ने देखा था कि सूक्ष्म निरीक्षण दो चीजों का हुआ था, एक मगध का हुआ था और एक बज्जी का हुआ था। तो बज्जी में जो मगध में राजा थे और उनकी सेनाएं थी वे टैक्स भी वसूलते थे, लेकिन जो बज्जी था वहां पे सेनाएं नहीं थी। तो चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है, बज्जी मगध का पड़ोसी राज्य था जिसकी राजधानी वैशाली
थी। बज्जी की राजधानी कहाँ थी? तो वैशाली थी, और वैशाली हमारे बिहार में है। तो मगध का पड़ोसी राज्य कौन था? तो बज्जी था। नेक्स्ट है, यहाँ एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी जिसे गण या संघ कहते हैं। तो बज्जी में जो थी एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी, और इसी शासन व्यवस्था को गण या संघ कहा जाता है। इस प्रांत के गण या संघ में कई शासक होते थे। जो ये बज्जी था इसमें एक शासक नहीं होता था, एक राजा नहीं होता था। गण या संघ का बहुत सारे शासक होते थे। कई लोग एक साथ शासन करते थे जिसमें प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता। तो इसमें एक प्रधानता थी कि इसमें जो बज्जी था, बज्जी में गणतांत्रिक शासन व्यवस्था थी, और कई लोग एक साथ शासन करते थे, और उन शासन में प्रत्येक व्यक्ति को राजा कहा जाता था। ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे। अभी हम लोगों ने मगध में देखा कि बस एक ही राजा था, और वो उस राजा को सारा अधिकार दिया गया था। लेकिन उसी का जो पड़ोसी राज्य बज्जी था, वहां पे कई लोग शासन करते थे एक साथ, और सभी लोग राजा कहलाते थे। सभाओं में बैठकर ये बातचीत, बहस और वाद विवाद के जरिए तय करते थे कि क्या करना है और किस तरह करना है। ये सभी सभाओं में बैठते थे, बातचीत करते थे, बहस करते थे, और वाद विवाद के जरिए वो लोग ये तय कर लेते थे कि उन्हें क्या करना है और किस तरह करना है। उसके बाद में नेक्स्ट है, शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए वे मिलकर चर्चाएं करते थे। इसको भी आप लोग देख लीजिएगा कि शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए वे मिलकर क्या करते थे? तो चर्चाएं करते थे। नेक्स्ट एक नोट है, स्त्रियां, दास और कमकार इन सभाओं में हिस्सा नहीं लेते थे। तो जो बज्जी की सभाएं होती थी, उन सभाओं में स्त्रियां, दास और कमकार ये तीनों इन सभाओं में भाग नहीं लेते थे। कमकार का मतलब हम लोगों ने देखा था कि भूमिहीन किसान मजदूर को कमकार कहा जाता था। तो ये तीनों को सभाओं में हिस्सा लेने का अधिकार नहीं प्राप्त था। हम लोगों ने पीछे देखा है कि यही कमकार जो था और दास, दासी, ये सभी जो थे किसान, कृषि का काम ज्यादातर यही लोग करते थे, और इन्हीं लोगों को बज्जी में सभाओं में हिस्सा लेने का अधिकार नहीं था। नेक्स्ट एक नोट है, बुद्ध तथा महावीर दोनों ही गण या संघ से संबंधित थे। बौद्ध साहित्य में संघ के जीवन का बहुत ही सजीव वर्णन मिलता है। तो ये बुद्ध और महावीर दोनों ही गण और संघ से संबंधित थे। तो यहाँ प्रश्न पूछा जा सकता है कि बुद्ध और महावीर दोनों किससे संबंधित थे? तो ऑप्शन में आपको गण या संघ भी रहेगा, और तीन ऑप्शन कुछ और दिया जा सकता है। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा कि बुद्ध और महावीर दोनों ही गण या संघ से संबंधित थे, और बौद्ध साहित्य में संघ के जीवन का बहुत ही सजीव चित्रण मिला है। नेक्स्ट, प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ दीर्घ निकाय में बज्जी संघ का वर्णन है, जिसमें महात्मा बुद्ध के कई व्याख्यान है। इन्हें करीब 2300 साल पहले लिखा गया था। एक जो प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है जिसका नाम है दीर्घ निकाय, और इन्हीं बौद्ध ग्रंथ दीर्घ निकाय में बज्जी संघ का वर्णन किया गया है, और जिसमें महात्मा बुद्ध का कई व्याख्यान भी किया गया है, और इन्हें करीब 2300 साल पहले लिखा गया था। नेक्स्ट एक नोट है, अजात शत्रु ने बज्जी संघ पर आक्रमण करने के लिए अपने मंत्री वस्कार को सलाह के लिए महात्मा बुद्ध के पास भेजा था। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि अजात शत्रु ने बज्जी संघ पर आक्रमण करने के लिए किसको सलाह लेने के लिए महात्मा बुद्ध के पास भेजा था? तो वस्कार को सलाह लेने के लिए महात्मा बुद्ध के पास भेजा था कि वो बज्जी पर आक्रमण करे या न करे। नेक्स्ट एक नोट है, इस गण या संघ पर आगे चलकर गुप्त शासकों ने आक्रमण कर अपने राज्य में मिला लिया। तो जो ये गण या संघ था, इन्हीं गण या संघ पर आगे चलकर जो गुप्त शासक था, उन्होंने आक्रमण करके इसे अपने राज्य में मिला लिया। तो यहाँ प्रश्न पूछा जा सकता है कि गण या संघ पर आगे चलकर कौन शासकों ने आक्रमण कर उन्हें अपने राज्य में मिला लिया? तो गुप्त शासकों ने। नेक्स्ट इसमें एथेंस के बारे में भी दिया गया था। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है, लगभग 2500 साल पहले एथेंस के लोगों ने प्रजातंत्र या गणतंत्र शासन व्यवस्था की स्थापना की।
तो 2500 साल पहले जो एथेंस के लोग थे उन्होंने प्रजातंत्र या गणतंत्र शासन व्यवस्था की स्थापना की। सेकेंड है, यह व्यवस्था लगभग 200 साल तक चली। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि 2500 साल पहले हुई और यह 200 साल तक चली। इसमें 30 साल से ऊपर के सभी पुरुषों को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे। तो एथेंस में जो 30 साल से ऊपर के जो भी पुरुष थे उन पुरुषों को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी और जो दास नहीं थे। नेक्स्ट है, वहाँ एक सभा थी जो महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लेने के लिए साल भर में कम से कम 40 बार बुलाई जाती थी। तो एथेंस में एक सभा थी और इन सभा में महत्वपूर्ण विषय पर निर्णय लेने के लिए साल में कम से कम 40 बार बैठक बुलाई जाती थी। तो यहाँ प्रश्न पूछा जा सकता है कि एथेंस में महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लेने के लिए साल में कितनी बार सभाएं बुलाई जाती थी? तो 40 बार सभाएं बुलाई जाती थी। नेक्स्ट, इस सभा में सभी नागरिक भाग ले सकते थे। तो ये जो सभा थी इसमें सभी नागरिक भाग ले सकते थे, लेकिन यहाँ भी औरतों को नागरिक का दर्जा नहीं मिलता था। नेक्स्ट है, शासन के कई पदों पर नियुक्तियां लॉटरियों द्वारा की जाती थी। तो यहाँ पे लॉटरी के द्वारा नियुक्ति किया जाता था। और नेक्स्ट है, औरतों को नागरिक का दर्जा नहीं मिलता था तथा व्यापारियों, शिल्पकारों तथा विदेशियों को भी नागरिक अधिकार नहीं मिले थे। तो जो एथेंस था, एथेंस में औरत को नागरिक का दर्जा नहीं मिला था और साथ ही जो व्यापारी थे और जो शिल्पकार थे तथा जो विदेशों से जो व्यक्ति आए थे और वहां काम कर रहे थे उनको भी नागरिक का अधिकार नहीं मिला था। नेक्स्ट है, यहाँ खदाने, खेतों, घरों और कार्यशालाओं में काम कर रहे दासों को भी नागरिक अधिकार नहीं मिले थे। तो किसको किसको अधिकार नागरिक का नहीं मिला था? तो औरत को नहीं मिला था, व्यापारी को नहीं मिला था, शिल्पकार को नहीं मिला था और विदेशियों को नहीं मिला था। उसके बाद में जो खाद्यान्न में काम कर रहे जो दास थे उनको, खेतों में जो काम कर रहे दास थे उनको, जो घरों में जो दास काम कर रहे थे उनको, तथा जो कार्यशालाओं में काम कर रहे थे दास उनको, यानी कि किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे दासों को भी नागरिक का अधिकार नहीं मिला था। तब तक के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट करें। आपके कमेंट से हमें हौसला मिलता है। बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।